हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद माय सेकंड लेक्चर। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लाइव प्रोसेस क्या होता है, और हमने उसके कुछ 4 एग्जांपल्स देखे थे और 4 प्रोसेस भी बोल सकते हैं हम उनको। तो हमने फर्स्ट प्रोसेस देखा था उसका न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन का नाम सुनते ही आप लोग बोलेंगे कि सांस लेना, लेकिन नहीं, ब्रीथिंग से ही हम रेस्पिरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास एक डेफिनेशन है, हम उसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ द ऑर्गन ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ ऑर्गन। कोई भी हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास हर ऑर्गन के पास कुछ ना कुछ सेल्स होती है। तो सेल्स ऑफ एनी ऑर्गन ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज, मतलब कि ऑब्टेन एनर्जी की फॉर्मेशन होना, कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब मेरे पास बात आती है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेरे पास बेसिकली रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है एरोबिक, सेकेंड वन इज द एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है और एनएरोबिक क्या होता है उसको हम देखते हैं अभी। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। मेनली हमारे पास 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई हमारे पास कोई भी काम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन में नोट डाउन कर देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऊपर मैं नोट डाउन कर रही हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। यहाँ पे आती है हमारे पास एनारोबिक। The process of producing energy in the absence of oxygen। तो वो प्रोसेस जो एनर्जी प्रोड्यूस करे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की में, और जो अब्सेंस में जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं एनारोबिक, और जो प्रेजेंस में जो भी काम हम करते हैं वो होगा हमारे पास एरोबिक। अब मेरे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस दी जाती है कि हमारे सेल्स में जब ऑक्सीजन या ग्लूकोज जाता है तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
और लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 की कुछ ना कुछ कमी। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे तीन प्रोसेस बताए थे, दो प्रोसेस बताए थे, एरोबिक और एनारोबिक। जब हमारे पास सेल में कोई भी हमारे पास ग्लूकोज है, सेल्स में जब ये एंट्री करेगा तो हमारे पास कहाँ जाके साइटोप्लाज्म, सेल में क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जब भी एंट्री करेगा ग्लूकोज तो क्या होगा कि ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, पायरुवेट में और एनर्जी में। अब उसके बाद हमारे पास तीन कंडीशंस आती है, एरोबिक कंडीशंस होगी तब क्या होगा, एनारोबिक कंडीशंस होगी तब क्या होगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एनारोबिक। जब हमारे पास एनारोबिक कंडीशंस होगी तब क्या होगा, ग्लूकोज किस में टूटा, हमारे पास पायरुवेट में और एनर्जी में। अब जब ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशंस में होगा, पायरुवेट जब एनारोबिक कंडीशंस में होगा तो क्या होगा, हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, हमारे पास किस में टूट जाएगा ये, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो पायरुवेट किस में जाके चेंज हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो ईस्ट में क्या होता है कि ये क्या किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारी ब्रेड और केक फॉर्मेशन में। क्यों, आपने देखा होगा केक बहुत फ्लफी होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 कुछ ना कुछ CO2 की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी वजह से, पायरुवेट और एनर्जी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो पायरुवेट है वो किस में हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड आपने देखा होगा, इसका पहला एग्जांपल देखो कि मसल सेल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। कैसे कि जब भी हमको ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या होता है हमारा बॉडी पेन होने लग जाता है, मसल्स जो पेन करने लग जाती है। तो क्या होता है, उसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, जब भी हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ हमारे पास कमी होती है। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है, हमारी मसल सेल्स रिलीज करती है। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स के अंदर पेन होता है। अब मैं थर्ड बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे हमारे पास CO2 रिलीज होती है, हमें पता ही है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल्स देखो तुम्हें एनिमल्स। तो हम क्या करते हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं हम, हमारे पास एनर्जी का भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो यहाँ पे पायरुवेट किस में चेंज होगा, वाटर मॉलिक्यूल, CO2 और एनर्जी के अंदर। तो हमने यहाँ पे पढ़ी तीन कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम अभी देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स का बताया मैंने। अब मैं बता रही हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की किस तरीके से ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है। तो ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू द लंग्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है, हमारे पास हमारे नोज लेता है ऑक्सीजन को, हमारा नोज गेन करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे नोज के पास, और उसके पास क्या होता है, द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। तो जो एयर है वो कहाँ पास होगी, हमारे पास थ्रोट के पास, और थ्रोट के पास जाने के बाद टू द लंग्स। तो ये हमारे पास इसका मेन प्रोसेस होता है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। अब लंग्स में क्या होता है, हमारे पास द एयर पासिस डिवाइड इनटू द ट्यूब टू रीच द एल्वेलाई। अब हमारे पास लंग्स में क्या, एक ट्यूब होती है हमारे पास यहाँ से, तो ट्यूब से डायरेक्ट कनेक्ट किससे होती है, हमारे लंग्स से। अब लंग्स में कुछ ना कुछ हमारे पास होते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, ऑक्सीजन को। तो और ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे पास जो एल्वेलाई होती है कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। क्योंकि लंग्स के पास पहुंचने के बाद एल्वेलाई जो होती है ये क्या करती है, कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से। तो जो पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं
उसके पास क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब एक बार हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार रफ डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे जाती है, हमारे पास नोज के पास। जैसे हमारे पास नोज के पास एंट्री करेगी तो फिल्टर बाय द नेसल कैविटी, हमारी नेसल कैविटी के पास क्या होते हैं, कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, टिनी हेयर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, वो हमारी एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, फिल्टर बाय द नेसल कैविटी। सो नेसल कैविटी से क्या हो गया, हमारी जो ऑक्सीजन है वो फिल्टर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स के पास। अब फेरिंग्स क्या होता है, द कॉमन पार्ट ऑफ द नोज एंड माउथ। नोज और माउथ का हमारे पास कुछ कॉमन पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास नोज है, यहाँ से ऑक्सीजन गई नेसल कैविटी के पास। नेसल कैविटी के पास कुछ ना क्या थे, हमारे पास कुछ फाइन हेयर्स, टिनी हेयर्स थे। तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को हमारे पास फिल्टर करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचे हमारे पास फेरिंग्स के पास। ये हमारे पास फेरिंग्स, ये फेरिंग्स क्या है, हमारे पास कॉमन पार्ट है किस चीज़ का, माउथ का, और हमारे पास जो नोज का है उसका। अब उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचती है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स क्या है, जिससे हमारा वॉइस बॉक्स, जिससे हम अपनी आवाज़ निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया के पास। जितनी भी हमारे पाइप है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन गई ब्रोंकीज के पास। ब्रोंकीज क्या होती है, हमारे पास ट्रैकिया पाइप है यहाँ तक। उसके बाद ये दो चीज़ों में हमारे पास डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में हमारे पास ये डिवाइड हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकीज। अब ये ब्रोंकीज जो होती है वो आगे फर्दर डिवाइड होती है हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स में हमारे पास क्या होती है, एल्वोलाई, जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये क्या होती है हमारे पास, एल्वोलाई। और एल्वोलाई कहाँ पे कनेक्ट होती है, ब्रोंकीज से। और ये एल्वोलाई किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल्स से। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन गई हमारे नोज के पास। नोज के पास जाने के बाद नेसल कैविटी ने क्या किया, एयर को फिल्टर किया। उसके बाद फेरिंग्स के पास, फिर लैरिंग्स के पास, फिर ट्रैकिया और फिर ब्रोंकीज। और ब्रोंकीज कहाँ डिवाइड हो जाती है, लास्ट में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमारे लंग्स के पास जाती है। लंग्स के पास पहुँचने के बाद एवरी ब्रोंकीज के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एल्वोलाई होती है। ये हमारे पास एल्वोलाई कनेक्ट है। जैसे ही हमारे पास ब्रोंकी का एंड होगा, ये सपोज अगर ये ब्रोंकीज का एंड है तो यहाँ पे हमारे पास एल्वोलाई, जो कि मैंने बताया था बैलून शेप की होती है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट होती है एल्वोलाई। और ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे पास ब्लड वेसल्स से। तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स से कनेक्ट है। अब ब्लड वेसल्स किससे कनेक्ट होती है, एवरी ऑर्गन, या फिर कह सकते हैं हम इसको एवरी सेल। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी हमने लास्ट में क्या बताया था कि जो ब्रोंकीज होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी एल्वोलाई से। अब ये क्या करती है, एक बार इनको समझ लेते हैं, एक बार डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारी ब्रोंकीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है एल्वोलाई के अंदर। अभी एल्वोलाई कैसी थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि इनका बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है, बैलून शेप। और इनके पास क्या होती है कि ब्लड वेसल्स कहाँ कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है। अभी एक बार देखिए, ऑटो डिजोल इन द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द एल्वुलाई एंड कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द सेल इन द ऑल बॉडी पार्ट्स। जो ऑक्सीजन डिजोल हमारे पास था
ऑक्सीजन डिजोल्व इन द हीमोग्लोबिन, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। क्या करता है, एल्वेलाई उसको कैरी करता है और उसको लंग्स तक लेके जाता है। लंग्स से द O2 dissolve in the hemoglobin from the alveoli and carried from lungs to the cell। लंग से उसको कैरी करता है और कहाँ तक लेके जाता है, पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स तक। तो लंग से ऑल बॉडी पार्ट्स। अभी हम इसमें एक और देख, इसमें हमारे पास दो प्रोसेस होती है। एक तो ये हमारे पास O2 को लंग से एल्वेलाई और फिर उसके बाद ट्रांसफर टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब जो हमारे पास इसका सेकंड प्रोसेस है वो क्या होता है, द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द सेल रिलीज इनटू द एल्वेलाई। अब एक बार तो एक प्रोसेस में आया हमारे पास, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करेंगी, इससे कनेक्ट होती है और ये क्या करेगा, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। मतलब कि O2 ऑक्सीजन को लेके कहाँ पे जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स तक। अब जो दूसरा प्रोसेस है इसका ये है, द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द सेल्स। अब हमारे ब्लड के पास क्या होता है, CO2 भी होता है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास ये ब्लड वेसल से क्या करती है, CO2 को भी ब्रिंग करती है और उसको कहाँ लेके जाती है, एल्वेलाई के अंदर। तो एल्वेलाई क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है कहाँ, ब्रोंकीज, थ्रोट, माउथ और उसके बाद रिलीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो प्रोसेस हुए। पहले प्रोसेस में तो क्या था कि जो एयर है वो एंट्री कर रही थी हमारे पास, कि उसने कैसे एंट्री की, माउथ से मतलब नोज के बाद उसके बाद नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सब से क्रॉस करते हुए कहाँ पे पहुंची, लास्ट में एल्वेलाई तक। और उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद ब्लड वेसल्स ने क्या किया, पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दी। अब क्या हुआ कि उसका एक सेकेंड प्रोसेस था जो जस्ट इसके अपोजिट था। इसने क्या किया, O2 का तो इसका काम हो गया पहले ही। अब हमारे पास होता है CO2, हमारी सेल्स जो है वो CO2 भी कैरी करेंगी। तो क्या करता है, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ये जो ग्रीन और ब्लूइश कलर की शो हो रही है, ये क्या है हमारे पास, ये ब्लड वेसल्स। और ये क्या है हमारे पास, अब ये क्या करेंगे, इनका सेकंड प्रोसेस मैंने बताया कि CO2, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स है वो किसको देंगे, हमारे CO2 एल्वेलाई को, उसके बाद ब्रोंकीज, उसके बाद थ्रोट में जाएगा और फिर माउथ के थ्रू बाहर। तो ये काम होता है हमारे पास एल्वेलाई का। अभी तक हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और अभी हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होता है। सो गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन द प्लांट्स थ्रू, जो गैसेज का एक्सचेंज है, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में वो किस किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ से होता है। तो उसके हमारे पास बेसिकली 3 रूट्स होते हैं हमारे पास, स्टोमेटा, लेंटिकल इन द स्टीम एंड द सरफेस ऑफ रूट्स। मतलब स्टोमेटा हर एक लीव्स में हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटा। जो ये डायग्राम है ये है हमारे पास स्टोमेटा का। अब बात आती है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होती है, तो लेंटिकल सेल्स हमारे पास होती है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, जितनी भी हमारे पास स्टीम सेल्स होती है, यहाँ स्टीम सेल्स, इसमें भी स्टीम सेल्स, तो जितनी भी हमारे पास स्टीम सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। अब बात आती है हमारे पास सरफेस ऑफ द रूट्स, जो थर्ड पॉइंट इसका है सरफेस ऑफ रूट्स। तो जो गैसेज का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू भी होता है, रूट्स के भी थ्रू होता है। स्टोमेटा में हमारे पास होती है गार्ड सेल्स।
ये क्या करती है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है। तो यहीं से क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद द ग्लूकोज टू क्रिएट CO2। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, CO2 की फॉर्मेशन करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं वो अब हमें देखना है। बस सर, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन जो प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या है, प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है, और किसका यूज करते हैं, एंड यूज देम विद ग्लूकोज, और इसके साथ किसका यूज करते हैं, ग्लूकोज का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6, और उसके बाद क्रिएट CO2 एंड वाटर। क्रिएट क्या करते हैं हमारे पास, CO2, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएट CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में किस तरीके से होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ से ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके साथ मिलके करते हैं, ग्लूकोज के साथ। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, मतलब ग्लूकोज के साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारे पास क्या करते हैं, ये CO2 एंड वाटर, CO2 को ये क्रिएट करते हैं, मतलब कि उनको CO2 चाहिए प्लांट्स को, उनके लिए एक तरीके का ये फूड है। तो ये क्या करते हैं, CO2 क्रिएट करते हैं अपने लिए, वाटर क्रिएट करते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो C6H12O6 प्लस O2 हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये क्या है मेरे पास, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेस्पिरेशन। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारे पास, फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, CO2 और H2O का यूज़ करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि हमें चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास, CO2 प्लस H2O क्या मिलके बनाते हैं हमारे पास, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस में हमने मेनली इसके 4 प्रोसेस के एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें हमारे पास पहला प्रोसेस था न्यूट्रिशन, सेकंड था हमारे पास रेस्पिरेशन, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आज मैं आपको इसका सिर्फ बेसिकली बताऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन।
सो ब्लड इज़ द कनेक्टिंग टिश्यू इन द ह्यूमन्स। जो ब्लड है हमारे अंदर वो क्या है, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है। किस चीज़ का? ह्यूमन्स में जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। जो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस, उन सब्सटेंस को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करता है जो कि क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको क्या करता है, अवे फ्रॉम द सेल्स, क्या करता है, उनको सेल्स से बाहर करता है, अवे। तो ट्रांसपोर्ट की हमने यहाँ पे डेफिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी। ये क्या करता है, जो ब्लड है वो हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमन्स के अंदर। ये क्या करता है, जितना भी हमारे पास नेसेसरी सब्सटेंस होता है उसको कैरी करता है, और जितना भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको सेल से बाहर निकालता है। अब ब्लड में मेनली ब्लड में हमारे पास क्या होता है, मेनली जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड का काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके अंदर मेनली क्या है हमारे पास, 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्लाज्मा, उसके बाद आता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद आता है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, फोर्थ कंपोनेंट आता है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट आता है मेरे पास प्लेटलेट्स। सो अब हम देखते हैं 4 कंपोनेंट्स का काम क्या क्या होता है ब्लड के अंदर। जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, हमारे पास येलोइश कलर का होता है, और ये क्या करता है, जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट सब्सटेंस, CO2 या फिर हमारे पास हो गया वाटर, इनका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और ये सेल्स क्या करती है, इसको बाहर कर देती है। फिर किसके हेल्प से होता है, हमारे पास प्लाज्मा की हेल्प से। अब हमारे पास दूसरा आता है RBC, मीन्स रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, ये हमारे पास जितना भी ऑक्सीजन कैरिड ब्लड होता है उसको कंटेन करती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्लाज्मा, CO2 कैरिड, वाटर और अदर सब्सटेंस, RBC रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजनेटेड O2 कैरिड ब्लड, उनको कैरी करती है। अब बात आती है मेरे पास WBC की। WBC का क्या काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स, हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है। ये इट इंक्रीज
और इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है WBC क्या करती है, उसको बढ़ाती है। लास्ट कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, जब भी कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून कुछ देर बाद रुक जाता है, जो किसकी हेल्प से रुकता है, प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमारे पास ये मेन 4 कंपोनेंट्स थे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन सभी का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, CO2 और जो हमारे पास अदर सब्सटेंस होते हैं वाटर वगैरह उनको कैरी करता है। जो RBC होती है वो क्या करती है, सिर्फ O2 कैरिड ब्लड को, मतलब कि हीमोग्लोबिन, इसको कैरी करती है। अब बात आती है हमारे पास WBC। जो WBC क्या करता है, ये जो वो सेल्स होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, ये इट हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। अब हम देखते हैं कि मतलब ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हार्ट, उसके बाद आता है हमारे पास हार्ट का क्या काम होता है, कैसे हमारे पास हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स।